एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में हर्षवर्धन जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौंगामकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी बने हुए हैं लगातार। 5-6 इंटरेस्टिंग खबरें आपको बताता हूं जल्दी। पहले कश्मीर से बात करते हैं। आजकल बगावतों का सीजन चल रहा है, तो एक बगावत हो गई कश्मीर की एक पार्टी में, और वो भी सत्ताधारी पार्टी में, उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस में। दरअसल उमर अब्दुल्ला दिल्ली में 20 तारीख को, जब मानसून सत्र के पार्लियामेंट का पहला दिन होगा, उन्होंने दिल्ली में एक कॉल दी है कि हम एक विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसमें सारे दलों को उन्होंने बुलाया है विपक्ष के, कि पूर्ण राज्य का दर्जा लौटाया जाए जम्मू कश्मीर को। इसकी हमने अभी तक बात की थी। अब इनकी अपनी पार्टी के, वो भी श्रीनगर के सांसद हैं, कहीं और के भी नहीं, श्रीनगर के सांसद हैं। इनका नाम है सैयद आगा रूहुल्लाह मेहदी। ये थोड़े कट्टर टाइप आदमी हैं और सॉफ्ट सेपरेटिस्ट सोच बिल्कुल साफ लगती है इनकी। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने, जब बहुत रिकॉर्ड टूरिस्ट जा रहे थे जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने बयान दिया था कि हम पर कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, मतलब हिंदुस्तान कल्चरल इन्वेजन कर रहा है कश्मीर पर, ऐसा इनका स्टेटमेंट था। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भाई उमर अब्दुल्ला प्रदर्शन करेंगे तो सबको लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला जो है दिल्ली को आंख दिखा रहे हैं, तुम्हारा वादा है, दो हमको राज्य का दर्जा। रूहुल्लाह मेहदी ने कहा ना, ये उमर अब्दुल्ला ऐसा करके बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं, बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं इस धोखे के साथ नहीं हूं कश्मीर के साथ जो हो रहा है। उन्होंने कहा धोखा है कश्मीर के साथ। उनका लॉजिक ये है कि राज्य का दर्जा कब तक रख लेगी सरकार अपने पास, एक दिन तो देना पड़ेगा, लेकिन 370 की बात करो ना, कि 370 लौटाओ। हमारा भारत के साथ रिश्ता 370 धारा से जुड़ा हुआ था, वो ली है हमसे दिल्ली ने, तो उसकी बात करनी चाहिए। ये क्या स्टेटहुड मांग रहे हैं उमर अब्दुल्ला जाकर के? ये तो बीजेपी का एजेंडा बढ़ा रहे हैं आगे। सुने आप। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बदकिस्मती से उन्हीं दो डिमांड्स पे काम कर रही है, या उन्हीं दो एजेंडास पे काम कर रही है। एक, स्टेटहुड की बात की जाए, जो बीजेपी भी करता है अपने मैनिफेस्टो में भी, और प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक उन्होंने ये बात कही है। दूसरा, स्टेटहुड के ज़रिए, इस बात के ज़रिए नॉर्मलाइज किया जाए पोस्ट अगस्त 5, 2019 सिचुएशन को। तो 20 जुलाई के प्रोटेस्ट का जो नाम दिया गया, उसका जो एजेंडा रखा गया है, वो बीजेपी के ही एजेंडा को फुलफिल कर रहा है। प्लस और जो 370 के ज़रिए जो प्रोटेक्शंस थी, गारंटीज थी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी, उसको लेके लोगों के सामने एजेंडा रखा, उनको लोगों ने एक्सेप्ट किया। आज ये लोगों के साथ धोखा हो रहा है। कह रहे हैं मेरा चीफ मिनिस्टर धोखा कर रहा है कश्मीर के लोगों के साथ, मैं इसमें उनका साथ जो है वो नहीं दे सकता हूं। जी, अरे कल हमने काफ़ी इस पर बात की कि उमर अब्दुल्ला ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनकी पार्टी कह रही है कि भाई ये तो बीजेपी को सूट करता है, मांगो राज्य का दर्जा दे देंगे। नहीं, ये मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स मसला हो गया है, क्योंकि मुझे तो उस वाले पे ज़्यादा आश्चर्य हुआ जिसपे जब वो दर्जा मांग रहे थे, उससे पहले उन्होंने वो 20-30 करोड़ वाला मसला किया। तो एक तरह से कहें कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो कुछ कर रहे हैं वो क्या सचमुच जो वो कह रहे हैं वही कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? क्योंकि मैं इससे सहमत नहीं होता हूं कि उन्होंने बिना सोचे समझे वो बयान दे दिया होगा कि 20-30 करोड़, फिर उसके बाद वो जिस तरह का धरना देने की बात कर रहे हैं, विधायकों को खरीदने वाला जो उनके विधायक, तो मुझे लगता है कि कुछ जम्मू कश्मीर में कुछ है जो अलग चल रहा है, और हो सकता है कि उसकी भनक उनको लगी हो कि ये कुछ दूसरे तरह की चीजें हैं जो हो सकती हैं, और शायद उसको लेके वो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। मेरा वो आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ तो हो रहा है कश्मीर के अंदर, पॉलिटिकल चर्निंग जो है, लेकिन क्या उमर अब्दुल्ला जैसी पार्टी जो है, और जो वहां की सबसे मेन स्ट्रीम पार्टी आप ऐसे कह सकते हैं, बाकी नेशनल पार्टी बीजेपी और जम्मू, लेकिन लोकल सबसे मजबूत पार्टी जो है वो वही है वहां की, क्या उन्होंने अब ये 370 को उन्होंने भी तिलांजलि दे दी, एक्सेप्ट कर लिया कि 370 तो गया? वो तो देखिए पहले भी कह तो बहुत पहले वो तो पहले भी उन्होंने कहा कि अब वो नहीं होगा, तो इसी पर वो स्टेटहुड पर लगा, मतलब आज पहली बार नहीं हो रहा, ये तो उन्होंने इलेक्शंस के बाद सांसद आज बोला ना कि ये तो धोखा कर रहे हैं, सांसद बोला होगा, लेकिन फारूक ये उमर अब्दुल्ला साहब तो इससे कन्विंस हैं कि भाई अब वो तो वापसी। दूसरी बात बताइए, जो चीज उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला समझ गए वो कांग्रेस क्यों नहीं समझ पा रही? अब मैं कांग्रेस का बयान दिखाता हूं आपको। सैफुद्दीन सोज का बयान सुना दीजिए जरा। सैफुद्दीन सोज कह रहे हैं कि वो भी यही कह रहे हैं कि स्टेटहुड क्या होता है, मिल ही जाएगा, 370 की बात करो ना। हमारा मसला स्टेटहुड का नहीं है। स्टेटहुड कौन छीन सकता है? क्या कयामत तक यूनियन टेरिटरी इसको कोई बना सकता है? वजीर आजम हो या वजीर दाखिला हो, कोई जम्मू कश्मीर रियासत को यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकता। ये टेम्परेरी चीज है। हमारा असल मसला अंदरूनी दाखिली खुद मुख्तारी है, और जम्मू कश्मीर
कि लोगों को 370 की बहाली के लिए लड़ना चाहिए। तो ये देखें, वो कांग्रेस पार्टी का नेता कह रहा है खड़ा होकर के कि 370 की मांग करो ना, हम 370 की मांग करते हैं। एक लाइन से मैं बोल दूं, मैं जो कह रहा हूं उसमें एक चीज और मैं जोड़ता हूं। क्या लगभग तय होता दिख रहा है कि कुछ शर्तों के साथ राज्य का दर्जा दिया जाने वाला है? ये भी मैं उस दिन भी बोला था कि जम्मू सरकार ने कश्मीर खुद ने पार्लियामेंट में एश्योरेंस दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि भाई हम राज्य का दर्जा देंगे जब भी ठीक लगेगा। अब आपने इसको नया ट्विस्ट दे दिया। सर, इस पर बात करते हैं। खबर आ रही है इस बीच बड़ी, ममता बनर्जी को एक और झटका। अब ये लाइन भी मुझे जाना एक और ममता बनर्जी की कैसे कहें, एक और टूट। उनकी टीएमसी की सांसद हैं आज क्या होगा कोयल मलिक जी, उनका इस्तीफा हो गया। राज्यसभा की सांसद हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के बाद कोयल मलिक ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर ली है। सेम स्क्रिप्ट, सेम तरीका, वही आदमी भूपेंद्र यादव के घर पर ही ये सभी सांसद बैठे थे इस्तीफा देने से पहले लोकसभा के। और अब देखिए आप राज्यसभा वाले भी, और अब एक और राज्यसभा सांसद का इस्तीफा हो गया है। इसमें क्या है, ये इस्तीफा देंगे, जैसे 3 लोगों ने पीछे अभी राज्यसभा के इनके 3 और सांसदों ने इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा देते हैं, बीजेपी ज्वाइन करते हैं, अब चुनाव होगा वो जीत जाएंगे। तो अब चौथी राज्यसभा सांसद हैं ये तृणमूल कांग्रेस की, जिनका इस्तीफा हो गया है। 29 में से 20 लोकसभा सांसद जा चुके हैं और 13 में से 4 राज्यसभा, 13 ही है ना सर इनका, 13 में से 4 जो हैं, और तस्वीर भी आ गई है भूपेंद्र यादव जी के साथ। ये हैं कोयल मलिक जी, इनका भी हो गया है इस्तीफा। अच्छा, आज ही तो अभी तो मैंने आपको बयान सुनाया, ममता बनर्जी ने कहा मेरे पास अभी भी 18 सांसद हैं, तो अब एक उसमें से कम हो गया, 17 हो गए। कुछ दिनों के लिए दिया, फिर राज्यसभा चली जाएगी बीजेपी से, जाना तो है उसका राज्यसभा, बस कुछ दिनों के लिए। नहीं, लेकिन ममता बनर्जी से तो दे दिया ना इस्तीफा। ममता बनर्जी चली गई है, बीजेपी से वो चली जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये संदेश बहुत साफ था भारतीय जनता पार्टी का, आप अपनी मूल पार्टी से इस्तीफा दीजिए, हम आपको राज्यसभा भेजेंगे। तीनों टीएमसी के जो राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल तीनों को राज्यसभा भेजा। ये सीधा संदेश था टीएम के सांसदों के लिए कि भाई आप अपनी मूल पार्टी छोड़िए, हम आपको फिर राज्यसभा भेजेंगे। और मुझे लगता है कि उसके बाद अभी और होंगे। अभी जिस तरीके से आज उन्होंने इस्तीफा दिया है, आने वाले समय में 2-3 और इसी टर्म ये 9 हो जाते तो सीधे एक झटके में जा सकते थे, अभी एक करके जाना पड़ रहा है इनको। 9 होते तो सीधे आम आदमी पार्टी की तरह ही ज्वाइन कर लेते। किसी को समझाने में समय लगता है, किसी अपने हिसाब से। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ही करना, मेरी कोई सलाह नहीं है। और वहाँ प्रॉब्लम थी ना सर आम आदमी पार्टी में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का बहुमत नहीं है, तो वहाँ आपको इकट्ठे ही लेकर जाना होगा। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, एक करके आएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। चले जाते तो फिर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ही नहीं होता। हाँ, इलेक्शन बनने के लिए टीएमसी के राज्यसभा सांसद बीजेपी में जाने के पक्ष में नहीं दिख रहे। नहीं, ठीक बात, एक साथ होते तो इकट्ठे राजी होते तो चले ही जाते, इलेक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक करके भी सर बात तो वही पहुंचती जा रही है। 4 हो गए, 13 में से 4 तो हो गए पूरे। नहीं, मुझे एक चीज और लग रही, क्या भूपेंद्र जी पूरी तरह से फिर से संगठन में उस भूमिका में आ रहे हैं क्या? मतलब ये ठीक है, वैसे प्रभारी मंत्री हैं और बड़े महत्वपूर्ण हैं, उसको वैसे कहिए ना जैसे कहना चाहिए। नहीं, मैं तो वैसे ही डिमोशन होगा भूपेंद्र जी का, आप ये कह रहे हो? नहीं, लेकिन 10 साल पहले संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में था, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनेंगे नहीं, संगठन में जाएंगे तो महासचिव बनाओगे, महासचिव ही बनेंगे। तो 10 साल पहले जो केंद्रीय मंत्री ना रह करके अब संगठन में, लेकिन ये तो पार्टी कई बार भूमिका तय करती है। एनीवे, लेट्स स्टिक टू टीएमसी। वो तो क्योंकि उसका भरोसा नहीं ना, आप क्या बात करोगे, मोदी शाह क्या करने वाले हैं? टीएमसी पर आप क्यों बात करना चाहते हैं? कल की बात कितनी तो अच्छी बात थी, आप कश्मीर पर बात कर रहे थे, आप कश्मीर पर बात आप चारों में से किसी की थोड़ी सी भी सहानुभूति ममता बनर्जी के साथ? ये मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ। किसी की नहीं, एक मिनट क्या ये ममता बनर्जी के साथ भी गलत हुआ? नहीं, आप लोग कोई मत इसका उत्तर दीजिए। आपकी सहानुभूति है? सर बुरा तो लगता ही है भाई, ऐसे जाएंगे लोग छोड़ छाड़ के। दर्शकों के लिए बोल रहे हैं या आप हृदय से बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी के लिए सहानुभूति है? ये तो मतलब क्वेश्चनिंग शुरू हो गई, वो क्या कहते हैं, डेविल्स एडवोकेट बन गया। कभी ऐसा निकला नहीं है, ऐसी आवाज निकली नहीं है ममता बनर्जी के लिए जिसमें लगा हो कि सहानुभूति हो थोड़ी बहुत। अरे ममता बनर्जी के साथ क्यों सहानुभूति होगी? जो काम ममता बनर्जी ने किया है आज उनका वही वो उसका पर नरक इसी जीवन में है सर, कहीं और नहीं है। तो ये तो सबके लिए भी तो लागू होता है। हाँ, सभी के लिए लागू होता है। अरे एक चीज और, एक चीज और, ये सर के साथ सहानुभूति नहीं है सर। एक भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी पे भी देखना चाहिए सर,
आपको किस जैसे तरीके से जिंदगी शब्दों मतलब में उस कहें। चीजों को ले रहे हैं। सर मैं ये दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, देखिए ये सारे एक एक करके जा रहे हैं, तो अभी तो फिलहाल बीजेपी को जरूरत इस सत्र में बिल पास कराने के लिए है ना, लेकिन इनका तो इलेक्शन होगा। क्या ये इस सत्र, तो इनकी तो चुनाव की डेट निकलेगी राज्यसभा की। बिल्कुल। तो उससे फिर कोई अब फर्क सत्र नहीं में नहीं पड़ेगा ना, हो तो कम हो गया तो नंबर उधर भी तो कम हो जाता है। अच्छा ये कि इस्तीफा हो गया तो एब्सोल्यूट नंबर डाउन हो एब्सोल्यूट गया। नंबर कम हो गया ना। ठीक है, तो अब बहुमत का आंकड़ा ही उसमें नीचे आ गया। उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा होता बड़ा। ठीक है, क्या रहनी है। चौथा राज्यसभा विकेट गिरा है ममता बनर्जी की पार्टी का, और ये भी अब बीजेपी में जाएंगी। इसमें आप कोई इसलिए तो परेशान नहीं कि हर दिन आपको एक की खबर बतानी पड़ती है। नहीं सर, हमारे लिए तो अच्छा रोज खबर आए, खबर मतलब हमारा काम है भाई। तो अगली, चलिए आगे बढ़ता हूँ अगली खबर पर। पहले बयान, फिर बताएंगे क्या हो रहा है। मैं आपको वसुंधरा राजे का एक बयान सुनवाने जा रहा हूँ, अब वो उसको निकाल लीजिएगा। अब वसुंधरा राजे क्या कह रही हैं पहले ये सुनिए, तो आपको थोड़ी दिलचस्पी बनेगी कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। एक शायर के शब्द हैं बशीर बद्र के, उन्होंने शेर तो नहीं सुनाया लेकिन लगभग वही बात उन्होंने कह दी है। वो क्या होता था, प्रोज एंड गद्य और पद्य वाली बात जो होती है। पोइट्री एंड प्रोज। पोइट्री में नहीं बोला, प्रोज में बोल दिया उन्होंने कि दुश्मनी जम के करो लेकिन इतनी गुंजाइश रखो जब आमने सामने आ जाए तो ठीक ही लगे। सही भी है, मैं समझती हूँ कि दुश्मनी तो जम के करो भाई, परंतु थोड़ी सी खिड़की छोड़ दो, थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दो, ताकि जब कभी हम लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो हमको शर्मिंदा ना होना पड़े। इतनी तो आप लोगों को रखने की जरूरत है। अब ये किसके लिए कह रही थी, ये अपनी पार्टी के लिए कह रही थी, अपने नेताओं के बीच में खड़े होकर के कह रही थी, या किसी और के लिए कह रही थी, बता देता हूं आपको। ये राजस्थान की विधानसभा में बोल रही थी, जहां 75 वर्ष विधानसभा के पूरे होने के मौके पर सारे विधायक, पूर्व विधायक सबको बुलाया गया था, और वहां उन्होंने इस बात को कहा। हो सकता है कि ये कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को एक दूसरे के लिए ज्ञान दे रही थी वो, कि भाई दुश्मनी जम करके करो लेकिन इतना व्यवहार रखो कि आमने सामने पड़ने पर शर्मिंदा ना होना पड़े। क्या वसुंधरा राजे जी ने ऐसा व्यवहार रखा? तो चीफ मिनिस्टर रही हैं कई बार। क्या वसुंधरा राजे जी के कांग्रेस में या अपनी पार्टी के अंदर संबंध नेताओं के साथ ऐसे हैं कि शर्मिंदगी ना होती हो उनको किसी से भी बात करने में? देखिए, शर्मिंदगी वाली जो लाइन है ना, बड़ी बारीक है। आप बहुत टफ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर होते हैं, टफ लीडर के तौर पर होते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप नेताओं को थोड़ा सा कटाई करते हैं ना, छटाई करते हैं, तभी तो ऊपर बढ़ते हैं। वसुंधरा जी जब तक रही तब तक उनका एक छत्र राज था, उनके आगे कोई नेता पनप नहीं पाया। कहा यह जाता था कि मोदी शाह के होते हुए भी वसुंधरा को हटाना असंभव है। वसुंधरा अपनी मर्जी से आती थी, अपनी मर्जी से जाती थी। जो रजवाड़े वाला, वो विरासत वाला ठाठ होता था, वो रहा। आज वो ये कह रही हैं, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, उस तरह से भूमिका में नहीं है। आज कहना आसान है, आज विधायक भी नहीं है। आज वो बताने के लिए ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो किसी को संदेश भी दे रही हो। अब जिसको संदेश दे रही हैं वो अपने हिसाब से समझेगा कितनी गुंजाइश छोड़। किसको? नहीं, जाहिर है वो संदेश तो आप राजनीति में है तो अपने जो कंटेम्प्रेरी होते हैं उन्हीं को दे रहे होते हैं। अब कोई स्पेसिफिक, चूंकि मामला मुझे नहीं पता कि अभी क्या हुआ, लेकिन उनकी पीड़ा तो बहुत है। वो मुख्यमंत्री नहीं बनी, उनको उस तरह की भूमिका नहीं मिली, तो ये एक संकट तो है। केंद्रीय बेटे को मंत्रिमंडल में जगह नहीं शामिल किया गया। चलें अगली खबर बताता हूं आपको। वैसे ये भी ये वो खबर भी आप वसुंधरा जी के बयान से जोड़ करके देख सकते हैं। आजम खान की बात कर रहे हैं। अब आजम खान जी के साथ क्या क्या नहीं हुआ। जेल गए, कई साल, 1.5 2 साल जितने रहे, बाहर लौटे, थोड़े दिन ही कमर सीधी हो पाई थी, फिर जेल भेज दिए गए। अब उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, रामपुर में उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी, जौहर यूनिवर्सिटी। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा कैंपस है उसका, लेकिन वो कभी पनप नहीं पाई, क्योंकि जब तक यूनिवर्सिटी पूरी होती उतने में आजम खान सरकार चली गई और आजम खान जी जेल चले गए। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसको ऐसे समझिए 40 इमारतें हैं इसमें। इमारतों का साइज आपको देख ही रहे हैं टीवी पर। 40 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनमें से 38 इमारतों को रामपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध घोषित कर दिया है कि इनके नक्शे पास नहीं है। अब जो है ये इमारतें जो अवैध घोषित हो गई तो गिराई भी जाएंगी। अब आप सोचिए, एक यूनिवर्सिटी 40 में से 38 बिल्डिंग्स अगर गिरा दी जाएंगी तो बचेगा क्या? यूनिवर्सिटी तो खत्म हो गई। तो इस पर अब जो है पॉलिटिक्स हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी इस पर बोले, उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं कि इसको आजम खान ने बनाया था और कोई अपराध यहां नहीं हुआ है, सिर्फ इतना ही हुआ है कि इनके साथ हुआ। यूनिवर्सिटी को 15 दिन का समय दिया गया प्राधिकरण की तरफ से कि इन इमारतों को आप गिरा दें, नहीं तो फिर बुलडोजर आएगा और फिर उसको गिराएगा भी और खर्चा भी यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा। मार्च 2017 में बीजेपी सरकार बनने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी पर लगातार कार्रवाई
जारी है। और आजम खान की जहां तक बात है तो 90 मामले हैं उनके ऊपर, और उसमें से 30 इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कि कहां कहां कुछ गलत हुआ है, तो वो 30 तो है इससे ही जुड़े हुए हैं। अब ये सवाल है कि यूनिवर्सिटी तो बन गई, अब इन 38 यूनिवर्सिटियों को गिरा दिया जाए, 38 इमारतों को, या फिर इनसे काम लिया जाए। किसी का भी पैसा लगा, बना के तो खड़ा कर दिया ना। अब आप कागज पे नहीं है, नक्शा पास नहीं, तो गिरा दें इसको या यूनिवर्सिटी चलाओ। ये इस पर हम लोग बात करें। जी बताइए सर। मैं बताऊं, ये मतलब 38 इमारतें हैं जो बनाई है, ये आजम खान का मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ये सब 38 इमारतें दुनिया की जो सबसे बेहतरीन इमारतें आप समझते हैं, जिनको आप याद करें, वो व्हाइट हाउस हो, वो पार्लियामेंट हो, वो यूएन बिल्डिंग, हाँ ताजमहल का बीच में ताजमहल हो, वो सारी बिल्डिंगों के डिजाइन पर बनी हुई है। हर इमारत एक नए डिजाइन की। बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग दिख रही थी, यही बिल्डिंग अच्छी है। हाँ। काफी अच्छी बिल्डिंग्स बनी। तो मैं कह रहा हूँ नहीं, सब जो है ना एक खास इमारत को मतलब डिजाइन आपने देखी भी है जाकर के? मैं देखी है पूरी यूनिवर्सिटी। ये देखिए ना, ये बिल्डिंग देखिए ना। हाँ, ये तो अमेरिका की किसी व्हाइट हाउस है ना। व्हाइट हाउस, हाँ, ये व्हाइट हाउस है सर। ये तो क्या, ये गिरा देनी चाहिए? मान लीजिए मैं मान रहा हूँ कि ये इसमें कोई इरेगुलरिटी हुई है, क्या गिरा दें? मैं नहीं समझता कि गिरा देनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर सरकार यदि उसको कब्जे में भी ले सकती है, उसको वो करे और उस पर काम करे, यूनिवर्सिटी को ही चलाए। वहाँ पर रामपुर में अच्छी जगह है, उस पर काम करे। इसको तोड़वाने से क्या फायदा? बताइए प्रोफेसर साहब। और अवैध इमारतें गिरानी है तो देश में बहुत। भाई कैंपस तो यूनिवर्सिटी का ही है ना। कैंपस यूनिवर्सिटी का है, कैंपस के अंदर ही तो है ना बिल्डिंग। देखिए, है तो अवैध ही ना, और बिना सरकार के परमिशन से वो बनाई गई थी। मज़ेदार बात है कि जो इन्होंने चुना भी किसको, किस आइकन को चुना, हालांकि वो इंडियन नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हो 1923 में, लेकिन वो घोर मुस्लिम लीगी था। किसकी बात कर रहे हैं? जौहर। अरे अब जौहर, मौलाना जौहर। हाँ, घोर मुस्लिम लीगी था, खिलाफत मूवमेंट के साथ रहा था और पाकिस्तान के पक्ष में काम करने वाला व्यक्ति था जी। तो आजम खान को नाम भी मिला तो एक ऐसे व्यक्ति का नाम मिला जो शुद्ध रूप से मुस्लिम लीगी था। अब स्वाभाविक है कि जब उनकी सत्ता थी तो उन्होंने बना लिया। इसमें ज़मीन अवैध कब्जा भी किया हुआ है। अब जाकर के सरकार को लगा कि नहीं, जो अवैध कब्जे हैं, अवैध निर्माण है, तो पहले इनकी बाउंड्री वगैरह भी तोड़ी गई थी, दरवाजा तोड़ा गया, दरवाजा तोड़ा गया, गेस्ट हाउस टाइप कुछ बनाया गया था। गेस्ट हाउस बहुत सुंदर था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने कहानी कुर्सी में चर्चा की थी कि काहे को तोड़ दिया जी। हम लोगों को रहने के लिए। फिर वो शहर से बाहर था और बड़ा दूर था, यूनिवर्सिटी से दूर बनाया गया था, और उसमें भी फंड के घपले के बाद बात आई थी। आप कह रहे हैं कि गिराना इलीगल है तो गिराएं? ठीक है, बिल्कुल गिरा देना चाहिए। चाहिए। एक छोटी सी लाइन आप भी बोल लीजिए इस पर। रामपुर छोटी सी जगह है, इतना तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास संपत्ति और इतनी बिल्डिंग नहीं होगी। बेहतर हो कि इसको कब्जा कीजिए और रामपुर के लोगों के लिए बेहतर, जो भी आप समझें, जो सरकार को ठीक लगे, लेकिन बिल्डिंग गिराने के बजाय उसका सदुपयोग कीजिए। सब जनता का पैसा लगा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब अगली खबर देखिए, आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी जुड़ रही है। दिल्ली लखनऊ में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कहते हैं, अब तो यूनिवर्सिटी होगी ना, KJMU। तो KJMU में एक विवाद हो गया समीर जी। विवाद क्या है? विवाद बड़ा छोटा सा विवाद है, लेकिन बड़ा बनता जा रहा है। KJMU प्रशासन ने वहां जितनी हॉस्टल्स की मेस हैं, सब मेस में नॉन वेजिटेरियन खाना बैन कर दिया है कि नॉन वेज खाना नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर के विवाद हुआ। कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं वहां करके गौतम साहब, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि साहब ये तो अब क्या सरकार ही बताएगी क्या खाएगा आदमी, ये सरकार तय करेगी। फिर वही विवाद बार बार बीजेपी सरकार में चलता है। लेकिन क्या वजह है ये आप सुनेंगे ना तो थोड़ा आपको भी लगेगा कि भाई बात तो करें इस पे। जो वाइस चांसलर हैं वहां की, उनकी बात आप सुनिए। 7000 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, 7000 बच्चे। आप कह रहे हैं कि सब वेज खाएंगे। आप सुनिए क्या है यूनिवर्सिटी का रुख क्या है इस पे। हमारी कंट्री में गर्मी कितनी होती है, हाइजीन मेंटेन करना नॉन वेज फूड में मुश्किल है जब मास स्केल पे होता है। नंबर 2, पूरा जिसे कहते हैं वर्ल्ड वेजिटेरियन फूड पे आ रहा है, बिकॉज वेजिटेरियन फूड एक हेल्दी फूड है। इससे जो संभावना होती है फॉर हैविंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, स्पेशली कोलोनिक कैंसर्स, आप देखते होंगे कि बहुत कम होती है। तो पूरा वर्ल्ड अब वेजिटेरियन फूड पे आ रहा है। तो ये सुझाव और ये उनकी जो सजेशन है, ये बहुत ही पॉजिटिव है।
किसका सजेशन बता रही थी डॉक्टर साहिबा? गवर्नर साहब गवर्नर साहिबा का। आनंदीबेन पटेल जी यूपी की गवर्नर, वो आई थी दौरे पर और उनका ये सुझाव था कि वेज खिलाओ बच्चों को, क्यों नॉन वेज खिलाते हो? तो अब उसके फिर तर्क ढूंढे गए कि नॉन वेजिटेरियन में तो हाइजीन का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, इतनी गर्मी होती है भारत के अंदर। फिर वो डॉक्टर हैं तो मुझे बता रही थी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स नॉन वेजिटेरियन खाने से हो जाती है। कितना प्रतिशत भारत का नॉन वेजिटेरियन खाना खाता है? जरा इमेजिन कीजिए, गूगल कर लीजिए। मेरे ख्याल से 70-80% से ज़्यादा लोग जो है 70% वो नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं। तो ये तो सलाह सब पे लागू होनी चाहिए। तो ये बेसिकली गवर्नर साहिबा के आने के बाद उनका सुझाव था। अब वो लोग कह रहे हैं वो गुजरात से हैं, गुजरात में लोग नहीं खाते ज़्यादा लोग नॉन वेज, उनको ये ठीक लगा, उन्होंने सुझाव दे दिया और यूनिवर्सिटी ने सुझाव को आदेश मान लिया और लागू भी कर दिया। जी सर, मैं तो समर्थन करूंगा, मैं तो नॉनवेज नहीं खाता हूं, तो मैं तो कहूंगा कि भाई नॉनवेज ना मिले। मैं भी नहीं खाता, लेकिन बात अतार्किक है। लेकिन अगर कॉलेज के अंदर व्यवस्था, अगर वाइस चांसलर चाहते हैं कॉलेज के अंदर करना, तो मुझे लगता है कि छात्रों को इस बारे में बताया जाता, अवेयरनेस किया जाता है कि भाई नॉनवेज से क्या क्या नुकसान होते हैं, वेज कितना बेहतर है, उनको तैयार किया जाता है। सही या गलत? और मुझे लगता है कि ठीक है अगर किया है, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि आप बाहर नहीं खा सकते, आप कैंपस के बाहर जाके खा लो। नहीं, ये भी कहा गया है कि आप बाहर खा सकते हो, करके खा सकते हैं। तो क्या दिक्कत है उसके अंदर? आप जोमेटो बाहर खा सकते हो, जोमेटो भी मंगा चले, सकते हो, आप गजब रूम में कर रहे हैं लाके, प्रोफेसर साहब आप रूम में लाके खा सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेस में नॉनवेज मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे को जायज है, वहां उनके बच्चे को नाजायज है। नहीं, लेकिन बैन भी नहीं किया है ना सर, ये भी नहीं कहा कि आप रूम में लेकर नहीं आ सकते, सही आप है रूम में गलत? लेकर खाइए। नहीं, मुझे लगता है ये वहाँ नहीं गई थी अभी बंगाल के इलेक्शन में। वो तो मछली लेके घूम रहे थे बीजेपी वाले तो कैंपेन इसीलिए में। ना, मतलब इतनी अतार्किक बात पर भी आप बहस कर रहे हैं, मुझे इस मैं तो पर इसलिए हैरान है। सुनाया कि वो वाइस चांसलर बता रही है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वाइस चांसलर को भी तो नौकरी पर आप रखनी शॉर्ट बहुत होती है। जल्दी से। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर, लेकिन ये भी मत कीजिए कि इतनी तार्किक बात पर बहस कर रहे हैं। जैसे उसका कोई पहलू, ये भी एक पहलू हो सकता है कि भाई शिक्षण संस्थान में आप शाकाहारी रख सकते हैं, ऐसा क्या क्यों दिक्कत? रख सकते हैं? खाना पीना सबकी अलग अलग चॉइस होती है, ये क्या लॉजिक है? सर चॉइस तो एक जगह हो सकती है, लेकिन कैंटीन में क्या आप अलग अलग कैंटीन करेंगे, अलग रखेंगे? ये भी गलती होगी, मुझे और समय रखना चाहिए था इस खबर के लिए। अब इतना ही समय था। बहुत धन्यवाद समीर जी, प्रोफेसर साहब आपका, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया आपका।